ओके जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टडी लीव हमने कवर की थी। अच्छा, कैजुअल लीव पढ़ते हम। कैजुअल लीव जिसको हम रुखसत इत्तिफाक़िया कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ लीव जो है वो 25 है। ठीक है। 25 जो है हम एक सीशन में या एक ईयर में हम कर सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम लिमिट जो है हम 10 तक छुट्टियां एट अ टाइम कर सकते हैं। 2 छुट्टियां हेडमास्टर दे सकता है स्कूल के अंदर जो होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा हेडमास्टर नहीं दे सकता। फिर जो डीओ होता है, स्पेसिफिकली उसकी तरफ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी होती है और उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है। और स्पेशल सर्कमस्टांसिस में 15 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो जो हम रूटीन में जो छुट्टियां करते हैं, जिसको हम ये कैजुअल लीव कहते हैं, ये 15 से ज़्यादा हम एट अ टाइम नहीं ले सकते। ठीक है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है या इमीडिएट बॉस इन ग्रेड एक्सक्यूज मी 16। सर। जी जी। एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी अच्छा, जी। ये जो हाई स्कूल का हेडमास्टर होता है या हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल या हेडमास्टर, उनके पास सर 10 डेज की अथराइजेशन है। 10 डेज तक वो अलाउ कर सकता है। ओके ओके, तो वेरी गुड। इससे वेरी गुड इससे पॉइंट। अगर ऊपर हो 10 डेज से ज्यादा, अच्छा ये मिडिल में नहीं होता, मिडिल के हेड के पास 4 डेज तक का होता है। फिर प्राइमरी में उससे भी नीचे आ जाता है 2 डेज। तो एक अच्छा अच्छा अच्छा। मैकेनिज्म बनाई हुई है इन्होंने इसके लिए। अच्छा तो ठीक है ठीक ठीक है, है सर, वेरी गुड। अच्छा, और ये थैंक यू जो सर। प्रिंसिपल जो होता है हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो मेरे ख्याल में वो तो फुल अथराइज्ड ही होगा। 10 डेज तक आपका इमीडिएट जो बॉस है ना, वो जी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात हो, 16 ग्रेड एंड अबाव का जो आपका इमीडिएट बॉस है, वो जी जी आपको जी 10 डेज तक दे सकता है। 10 डेज तक कंसेक्यूटिव, मतलब इन अ रो। जी जी जी। अगर उसमें ब्रेक आ जाए फिर तो कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा। मेंटेन एंड एस्टेब्लिशमेंट एन अकाउंट ब्रांच ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब ये है कि ये जो जब 2 से छुट्टियां ज्यादा हो जाती है, तो इसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है आपके सर्विस बुक में। ठीक है। यहाँ पर मतलब ये है, प्रॉपर उसकी एंट्री होती है जो सर्विस बुक होता है। ठीक है। अच्छा, मे बी ग्रांटेड इन कंजंक्शन विद पब्लिक हॉलीडेज। पब्लिक हॉलीडेज के साथ भी ये दी जा सकती है। इसका मतलब यही है कि पब्लिक डेज जो होंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें इतवार आ गया, तो इस तरह नहीं होगा कि आपने 15 डेज छुट्टियां ली है तो इतवार को आपने एक्सक्लूड करना है। ठीक है। कैन नॉट लीव स्टेशन विदाउट परमिशन। ठीक है। ये तो मेरे ख्याल में सच में नहीं है। शुड नॉट बी ग्रांटेड विद इन 3 ईयर ऑफ सुपर इनोवेशन। अच्छा, ये तो एट वन टाइम। अच्छा, ये तो वही लीव थी जिसको हमने स्टडी लीव, ये उसका स्लाइड है। स्टडी लीव में हमने कहा था कि 3 ईयर फॉर एग्जांपल सुपर इनोवेशन तक आपकी बाकी है। रिटायरमेंट हम सिंपली कह सकते हैं। सुपर सुपर इनोवेशन है एक, हमारे पास एनुअल पेंशन है जिसको हम एनुअल रिटायरमेंट कहते हैं। एक हमारे पास जो है कंपनसेटरी है। ठीक है। तो ये रिटायरमेंट के टाइप्स है, इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे। 4 टाइप्स है। अलाउड फॉर नॉट मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है। ये तो वही जो लीव थी उसी टाइम हमने डिस्कस की थी ये चीज़ें। अच्छा, रिक्रिएशनल लीव नॉट इन वो है कि वीडियो का ही यहाँ पर लिखा है, लेकिन रिक्रिएशनल लीव का मतलब ये है, ये नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट के लिए होता है, ये वोकेशनल के लिए नहीं होती। और 15 डेज का होता है, लेकिन एक्सरसाइज 15 डेज किए जाते हैं। और जो डिडक्शन होती है आपकी अर्न लीव से, ये अर्न लीव से बाकायदा इसकी डिडक्शन होती है, लेकिन जो अर्न लीव से डिडक्शन होती है वो 10 डेज की होती है। ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज आप लोग कितने करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट का एक बंदा है, वो रिक्रिएशनल लीव पे जाता है, तो वो 15 डेज का एक्सरसाइज करता है, लेकिन जो एंट्री उसकी होती है सर्विस बुक में वो जस्ट 10 डेज की होती है। ये जो 5 है, ये कंपेंसेशन है। अच्छा, क्वारंटाइन लीव जहांगीर भाई अगर हो, उन्होंने क्वेश्चन किया था। डिसेबिलिटी लीव और क्वारंटाइन लीव थोड़े जो है अलग अलग है। उन्होंने यहाँ पर उसकी थोड़ी कंफ्यूजन थी। इट इज़ द नेचर ऑफ एक्स्ट्रा कैजुअल लीव, मतलब कैजुअल लीव ही है लेकिन एक्स्ट्रा है। कौन दे सकता है? रिकमेंडेशन ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर नॉट टू अटेंड ऑफिस। डॉक्टर आपको कहता है कि आपने ऑफिस में नहीं जाना, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी, तो मतलब ये है कि आप क्या होते हो? क्वारंटाइन होते हो और आप को सैलरी मिलती है, फुल सैलरी। ठीक है। इट इज ग्रांटेड आउटसाइड लीव अकाउंट। ठीक है। ये लीव अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती। अच्छा, दिस लीव एज ट्रीटेड एज ड्यूटी विद फुल पे एंड अलाउंसेस। ये ड्यूटी है और फुल अलाउंसेस के साथ ही है। सब्स्टिट्यूट एज नॉर्मली नॉट एम्प्लॉयड ड्यूरिंग लीव पीरियड एक्सेप्ट इन एक्सचेंजेस ऑफ सर्विसेज। ठीक है।
अच्छा, फ्लड्स, अर्थक्वेक और इस सिचुएशन में जो है, ये मेन जो पॉइंट्स है इसको हमने यहाँ पर याद रखना है। क्वारंटाइन लीव जो है वो आपको रिकमेंड करेगा डॉक्टर कि आपने किसी ऑफिस वगैरह पे नहीं जाना और वहाँ पर काम नहीं करना, लेकिन आपको सैलरी जो है ऐसे फुल मिलेगी। यहाँ पर कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हॉलीडेज यहाँ पर नहीं लिखे है कि क्वारंटाइन लीव जो है या तो 10 दिन के लिए होंगे या 5 दिन के लिए होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली डॉक्टर जितना भी आपको एडवाइस करता है तो उतनी ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनकेशमेंट ऑफ रिफ्यूज्ड लीव, ये देखो अक्सर इस तरह होता है कि जब एक बंदा रिटायरमेंट तक पहुंच जाता है और उसका लास्ट 1 साल रहता है, तो वो क्या करता है, एलपीआर के लिए वो एक एप्लीकेशन देता है कि मैंने 1 साल में रह गई है रिटायरमेंट तक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिटायरमेंट लेता हूँ या लेती हूँ। तो वो रिटायरमेंट लेता है या लेती है तो 1 साल पहले वो छुट्टी पे जाता है, लेकिन उसी 1 साल की जो रहता है उसकी यकमुश्त, उसको जितने भी अमाउंट उसका बनता है वो उनको दिया जाता है। 12 महीनों की जो उसकी यकमुश्त पैसे होते हैं, जिसको हम कम्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कम्यूटेशन उनको मिलती है ऑन द स्पॉट। उसका मतलब यही है कि चूंकि एक बंदा 29 ईयर्स और 59 ईयर्स ऑफ द सर्विस जो उन्होंने पूरी की और अभी वो जा रहा है डिपार्टमेंट से, तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए सोसाइटी में जाहिर बात है प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि एक बंदा जॉब का आदी हो रेगुलर और वो एकदम आप वो रिटायरमेंट लेना चाहे तो उसके लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट्स वाई 1 साल पहले उनको ये ऑप्शन दी जाती है कि आप छुट्टी ले सकते हो। हाँ, लेकिन एक शर्त यहाँ पर है, अगर आपके पास छुट्टियाँ आपके अकाउंट में है, अगर छुट्टियाँ आपके अकाउंट में नहीं है तो फिर आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ, रिफ्यूज़ल भी कर सकते हो, अगर आप कहते हो कि नहीं बस मैंने ड्यूटी ड्यूटी ज्वाइन करनी है और मैं ड्यूटी करूँगा या करूँगी, और ड्यूटी के दौरान जो है मैं बस ठीक है वही मेरी सैलरी है, मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता या चाहती। हाँ, एक शर्त इसमें यही है छुट्टियों के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आप रिटायर होते हो, ठीक है, या कोई एनवेलेट वजह आती है और आपकी सर्विस खत्म हो जाती है, तो जो छुट्टियां है वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस तरह नहीं कि बस आप जॉब के बाद भी गए और आप फिर तो छुट्टियों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एज सच रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है तो अगर आपके पास छुट्टियां हो तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। रिटायरमेंट और क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है, 60 ईयर है, ठीक है। और मेरे ख्याल में 30 ईयर सर्विस और 60 ईयर एज, ठीक है। एक सुपर इनोवेशन है और एक रिटायरमेंट है, एक एनुअल रिटायरमेंट है और एक कंपेंसेटरी रिटायरमेंट है, ठीक है। सुपर इनोवेशन वो है जो हम 60 साल रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, 60 साल पे एक बंदा रिटायर होता है तो उसको सुपर इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। एक बंदा फॉर एग्जाम्पल 30 साल का सर्विस पूरा करता है, चाहे एज उसकी जितनी भी हो सकता है उसकी 50 एज है या 55 है, तो उसको हम रिटायरमेंट कहते हैं, ठीक है। एक है एनुअल रिटायरमेंट। एनुअल रिटायरमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा नॉट फिट है मेडिकली, ठीक है, मेडिकल बेसिस पे जो जाता है तो उसको हम एनुअल रिटायरमेंट कहते हैं। आज मैंने देखा था आया था एसएमएस किसी ने शेयर किया था कि कुछ रिटायरमेंट जो मेडिकल बेसिस पे है उनकी रिक्वेस्ट की गई है, तो उस पर एक मीटिंग बुलाया गया है कल, और वो डिसाइड करेगा कि उन लोगों को हमने अलाउड करना है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, एनुअल रिटायरमेंट, ठीक है। और एक जो है कंपेंसेटरी जो है, मेरे ख्याल में वो इस तरह है कि गवर्नमेंट किसी को या तो रिमूव करना चाहता है, जिस तरह वो गोल्डन हैंडशेक का फॉर्मूला आ गया था कि आप लोग जस्ट पैसे ले लो रिटायरमेंट से पहले ही, और आप लोग जो है आप जॉब जो है वो छोड़ लो, कि हमने न्यू जो स्टाफ है उसको हायर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेंशन के टाइप्स हैं, इंशाल्लाह आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। अच्छा, डेथ या डेथ पे जो है RRN कैपेसिटेशन, मतलब ये कि आप इनकेपेबल हो, आप जारी नहीं रख सकते। जिस तरह मैंने एनुअल का कहा था, तो एन कैपेसिटेशन जो है ये उसी जुमरे में आता है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी की डेथ हो जाती है दौरानी सर्विस, तो उसको 6 महीनों की जो सैलरी है वो उसको यकमुश्त मिलेगी उसके वरसा को, ठीक है। ये रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, LPR मैंने आप लोगों को कहा था सर अगर एक, ये आपने
सर आपने जो अर्ज किया कि 30 साल पर रिटायरमेंट को सुपर एन्युएशन कहते हैं सर। सर्विस तो 25 ईयर्स मेरा ख्याल है, और 60 ईयर्स मैक्सिमम आप कर सकते हो। नहीं, 25 के बाद आप एलिजिबल होते हो, लेकिन वो 30 है। 30 नहीं है क्या, 25 है? नहीं सर, 25 पर आप रिटायर हो सकते हो। अच्छा, और 25 के बाद अगर आप 30 साल तक जारी रखना चाहते हो तो रख रख सकते हो, मेरे ख्याल में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे अच्छा भी इसमें 30 भी आगे रख सकते हो, लेकिन 60 ईयर्स उन्होंने रखी है कि इतने में आपने जो है ना फिर छोड़ना होगा जॉब को। हाँ, तो ठीक ये है, ठीक कानून है। यही है। वो तो इसमें सर मैं। इसमें सर ये है, हाँ सर इसमें ये है कि क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो है 25 ईयर्स जी जी। और 55 ईयर्स एज विच एवर इज लेटर। ठीक हाँ, है, ठीक तो है, उसके साथ है ठीक विच है। एवर इज लेटर। ये तो ठीक है, मतलब आपकी ये कि 55 साल एज 25। हो, 25 साल 25 सर्विस हो, अगर तब आप आप अगर आप 25 तक पहुंच जाओ तो उसके उससे आगे आप एलिजिबल हो जाते हो रिटायरमेंट के लिए। नहीं 55 एज भी है अब नए रूल्स के मुताबिक सर 55 मिनिमम एज। नहीं, अगर आप मतलब ये रिटायर हो रहे नहीं। हैं, जो पेंशन का टाइप आप बता रहे देखो, हैं एज रिटायरिंग, एज तो फिफ्टी रिटायरिंग फाइव के लिए 55 का थी, इन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने वापस फिर किया था 60 तक। वो तो मुझे पता है, अभी अभी 60 है। वो तो मैं एज की बात नहीं कर रहा, वो मैं क्वालिफाइंग सर्विस की बात कर रहा हूँ कि जब 25 ईयर आप जॉब करते हो, 25 ईयर, बेशक एज आपकी जितनी भी हो, तो आप क्वालिफाई हो जाते हो ये इसके लिए, रिटायरमेंट के लिए। तो उसमें सर इन्होंने नई शर्त यही रख ली ना, फिफ्टी अच्छा, फाइव ईयर्स एज या 25 साल सर्विस विच एवर इज लेटर, जो कि बाद में आए। अगर आपकी सर्विस 30 साल है बेशक, लेकिन आपकी एज 55 से कम है, अच्छा, तो आप रिटायरमेंट में नहीं जा सकते, तो ये रिटायरिंग है। दूसरा जो 60 पे है वो सुपर इनोवेशन है, ये रिटायरिंग है, अच्छा, अच्छा। रिटायरिंग पेंशन। हाँ मतलब ये सर, कि ये जो हम 25 पे लेते हैं, फिर अगर हमारी एज 55 तक ना पहुंचे तो हम नहीं ले सकते। अभी नए रूल्स के मुताबिक नहीं ले सकते आप, वो अच्छा, रिटायरिंग आप नहीं ले सकते ना, रिटायरिंग नहीं तो उसको वो कहते जो हैं। वो जो नए एलिजिबिलिटी रूल्स तो है, हो सकती है, वो इम्प्लीमेंट हुए भी है कि नहीं है अभी तक? इम्प्लीमेंटेशन की हो चुकी है। वैसे यहाँ पे हमारे स्कूल में S80 थे, तो मैं तब इंचार्ज था, 2 साल तक मैं यहाँ पे इंचार्ज रहा। तो S80 थे, उनकी एज वो वेट कर रहे थे कि उनकी एज 55 बन जाए, तो 55 उनकी एज जब बन गई और सर्विस तो उनकी 30 थी, तब वो रिटायर LPR पे बहरहाल वो चले गए थे। तो अच्छा, LPR के बाद फिर उन्होंने 1 साल बाद रिटायरमेंट ली। अच्छा। तो यहाँ पर ये जो एलपीआर है, फिर 55 ईयर जो है उसके हिसाब से फिर एलपीआर जो है वो देनी पड़ेगी। अच्छा LPR सर ये है कि आपकी हर साल में अगर आप वेकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो तो सिंपल है कि 12 डेज हैं, आपकी जो लीव अकाउंट में ऐड होते जाते हैं, और जब आप नॉन नॉन वेकेशन में होते हैं तो 48 होते हैं। लेकिन आपको लास्ट में जो LPR मिलती है, आपको टोटल लीव्स इन सर्विस मिलते हैं, वो 365 है। या LPR एनकेशमेंट जो आपको मिलती है वो भी 365 डेज की होती है। तो उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पे, मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे जो हमारे यहाँ पे, तो जी। उन्होंने मुख्तलिफ लीव्स ली हुई थी, तो 28 डेज उनके अकाउंट में से डिडक्टेड थे। तो उनको 366 या 335 डेज की हमने LPR दी थी। LPR के बाद मतलब उनकी सैलरी कंटिन्यूड थी। वैसे करते ये हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सैलरी स्टॉप कर देते हैं, लेकिन मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू रख सकते हैं। मगर उनकी टीचिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस उसको हाँ, हाँ, स्टॉप किया हाँ। गया था। वो वो चूंकि स्टॉप किया जाता है, कन्वेंस ठीक। अलाउंस भी वो डबल ले रहे थे, ओके, हाँ उसको ओके। स्टॉप किया गया था, बाकी सब सारे बेनिफिट्स वो ले रहे अच्छा, थे। ओके, तो ओके, ये थैंक यू। रिटायरिंग है सर, वो रिटायरिंग पे जा रहे थे। अच्छा, अच्छा, ये ओके, रिटायरिंग है, थैंक यू। सुपर लेकिन जहाँ इनोवेशन तक 6 जहाँ तक मैंने भी तो पढ़ा था, मैं अपडेटेड नहीं हूँ शायद। तो उसमें रूल यही थे कि 25 के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, और 30 तक फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी एज मतलब अभी 60 तक नहीं पहुंची, तो मतलब ये कि आप जारी जारी रख सकते हो। अगर पहुंचिए, तो मतलब ये कि फिर आपने रिटायरमेंट लेनी है। चलो, फिर इंशाल्लाह इसको भी कंफर्म कर लेंगे। बहुत अच्छे और वैलिड पॉइंट्स है ये, ये देखो। जी एक जी। यही एक एक्सपीरियंस तो सर फर्स्ट हैंड था, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैक्सिमम जिस अच्छा सर, तरह। मेडिकल मेडिकल जी जी। मेडिकल बोर्ड पे जो रिटायर होते हैं उसके बारे में आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि मेडिकल बोर्ड के रिटायरमेंट के लिए 10 साल का सर्विस होना जरूरी है। और आप कंप्लीट किए अपनी सर्विस और आप ही मेडिकल बोर्ड हो, तो आप एक दिन भी एक्स्ट्रा आप नहीं जा सकते। Thank you। अच्छा, ये 10 ईयर है? जी सर, आफ्टर जी आप जी जी, वो तो है। एलिजिबल है मतलब।
वो तो है, देखो जब आपकी एक्सपीरियंस जो है वो 10 ईयर हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब 10 ईयर हो, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो, रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल हो। अगर ना हो तो फिर वो तो ठीक है। लेकिन ये देखो अक्सर हम इस तरह करते हैं ना, एक बंदा एक जॉब पे रहता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा 15 सीटी पे रह गया 5 साल, फिर 5 साल उन्होंने एसएसटी पे गुजारे, न्यू अपॉइंटमेंट उसकी हो गई, प्रॉपर प्रमोशन नहीं हुई, तो मतलब ये कि ये 10 साल बनते हैं तो फिर वो एलिजिबल होगा। ठीक है, तो इसी तरह के रूल्स है। अच्छा जी, तो ये 365 डेज डेज बनते हैं एलपीआर के। ठीक है, मे बी टेकन ऑन फुल पे और पार्टली ऑन हाफ पे, पार्टली ऑन फुल पे एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट। ठीक है, सिविल सर्वेंट जिस तरह भी चाहे वो ले सकता है इसी छुट्टियों को, चाहे हाफ पे हो चाहे फुल पे हो। ठीक है, फ्रॉम द लीव अकाउंट, आपकी लीव अकाउंट से ये डिडक्ट होती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, थोड़ा आगे मूव करते हैं, इसमें और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, ये बस लास्ट एलपीआर और इससे पहले हमने कैजुअल लीव जो है वो कवर किए। अभी हम जा रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ जो है टाइप्स ऑफ पावर एंड लीडरशिप, क्योंकि ये चीज़ें हम ख़त्म करेंगे आज इंशाल्लाह। कल फिर एक नए नए टॉपिक के साथ में प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है कल के लिए हम इंशाल्लाह जो स्कूल रिकॉर्ड्स है उस पे अगर हो सके तो मैं एक चीज बना लूंगा, या जो एसएलओज है क्लास के वो मैं शेयर करूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पावर एंड लीडरशिप। पावर क्या है? पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन। ठीक है, इसको कहते हैं पावर। ठीक है, या हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ ए टू इन्फ्लुएंस बी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर के बहुत से टाइप है, एक है पावर ओवर, एक है पावर टू, एक है पावर विद। ठीक है, पावर ओवर जो है मतलब यही है कि आप इतना पावर ले रहे हो कि दूसरा उससे खराब हो रहा है, असरअंदाज, नेगेटिवली इम्पेक्ट हो रहा है, इसको पावर ओवर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी के पास 100 रुपए है, आपने उनको कहा कि 100 के 100 मुझे दे दो, तो इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हो कि मुझे पावर ओवर दे दो, बस आप बिल्कुल ही गर्क हो जाओ, लेकिन मैं क्या हो जाऊं, मैं बिल्कुल पावर में आ जाऊं। दिस इज कॉल्ड पावर ओवर। ठीक है, एक है पावर टू। पावर टू मीन शेयरिंग अ पावर। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के पास 100 रुपए है, आप उसे कहते हो कि 50 मुझे दे दो, 50 अपने साथ रखो। दिस इज पावर टू। ठीक है, पावर वेद। पावर वेद में इस तरह होता है कि कुछ स्पेसिफिक पावर एक बंदे के पास और कुछ स्पेसिफिक पावर दूसरे बंदे के पास जाता है। एज सच इतनी मतलब प्रोपोर्शन जरूरी नहीं होती। ठीक है, लेकिन पावर टू और पावर फोर जो है ये दोनों बहुत ही बॉम्बार्ड किस्म के क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों से पूछे जाए। ठीक है, कि आप पावर ओवर के हामी हो कि नहीं पावर टू के हामी हो। ठीक है, वो हम कहते हैं ना आई थिंकिंग एंड वी थिंकिंग, ये उसी टाइप का एक चीज है। एक है आई थिंकिंग और एक है वी थिंकिंग। ठीक है, अच्छा every leader has authority and power. Power is an important aspect of organization. It is the ability to exercise control over the subordinates. Subordinates को control करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ability है, एक ताकत है, इसको हम power कहते हैं। यहाँ पर तो ये definition लिखा गया है। पावर को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन। ठीक है, अच्छा, A leader has legitimate power. फर्स्ट टाइप ऑफ पावर जो है वो लेजिटिमेट पावर है। लेजिटिमेट पावर जो है ये पोजीशन की वजह से आती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोजीशन आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास लेजिटिमेट पावर आ गई। ठीक है, पोजीशन तब आती है जब आपको एक जॉब मिलती है, और जॉब फॉर एग्जांपल आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ऑटोमेटिकली आपके साथ एक पावर आ गई, एक पोजीशन आ गया। दिस इज कॉल्ड लेजिटिमेट पावर, लीगल पावर जिसको हम कहते हैं। A leader has legitimate power, which is the same as authority used to control and utilize organizational resources. ठीक है, तो ये क्या है, ये legitimate power है। अच्छा, a good leader possesses expert power based on his expert skills and knowledge. ठीक है, फिर क्या है एक्सपर्ट पावर, ये दूसरा टाइप है। एक्सपर्ट पावर वो है, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास एक्स्ट्रा एक्सपर्ट सलाहियत नॉलेज है, तो एक्सपर्ट है किसी चीज में, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है किसी बंदे के पास। ठीक है, तो एक्सपर्ट है। और ये एक्सपर्ट पावर जो है, ये एक लीडर जो है उसके पास एक पावर है, वो क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ पावर। थर्ड टाइप ऑफ पावर जो है
ही हैज रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड क्या है? आप किसी को कोई कंपनसेशन देते हो, किसी को कोई मनी देते हो, किसी को कोई इनाम देते हो, दिस इज योर रिवॉर्ड पावर। ठीक है, तो ही हैज रिवॉर्ड पावर टू ग्रांट रिवॉर्ड्स, पे रेज, सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं, कोई प्रमोशन दे सकता है, एंड बोनस, कोई बोनस मिल सकता है उसको, दिस इज रिवॉर्ड पावर। ठीक है, अच्छा, ही नीड टू यूज कोएर्सिव पावर। ये पावर जो है, दिस इज द टाइप ऑफ नेगेटिव टाइप ऑफ पावर है। ये बाय फोर्स किसी से काम लेना या बाय पनिशमेंट किसी से काम लेने को हम क्या कहते हैं? कोएर्सिव पावर कहते हैं। ठीक है, ही नीड्स टू यूज कोएर्सिव पावर एज वेल। कोएर्सिव पावर एज मीन टू यूज फोर्स और थ्रेट्स। ये देखो, फोर्स आपने यूज किया या थ्रेट्स आपने यूज किए टू मेक समबॉडी टू डू समथिंग अगेंस्ट हिज विल। while the coercive power may be effective but it has side effects as well। अच्छा, coercive power हम उसी वक्त यूज कर सकते हैं जहां पर हमें एक अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो स्किलफुल नहीं है, उनकी एबिलिटीज सलाहियतें वो स्पेशलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो फिर हम अपने कोएर्सिव पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है उनको फिर सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, दैट्स वाई फिर हम क्या करते हैं? पनिश्ड हम उसको करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग बिल्कुल ही वेल कमिटेड होते हैं तो उसके लिए ये कोएर्सिव पावर इतनी मानी नहीं रखती, और उसके लिए रिवार्ड पावर और ये जो लिजिटिमेट पावर है ये काफ़ी है। ठीक है, तो कोएर्सिव पावर वो पावर है जो कि अ टाइप ऑफ पनिशमेंट और थ्रेट्स हम किसी बंदे पे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अ गुड लीडर हैज charismatic पावर टू इन्फ्लुएंस हिज फॉलोअर्स। charismatic लीडरशिप हमने पढ़ा भी था कि charismatic पावर बाय नेचर, बाय गॉड गिवन, अल्लाह ताला खुद ही कुछ सलाहियतें देता है इंसान को। ठीक है, तो उसको करिश्मा कहते हैं। ठीक है, अ गुड लीडर हैज charismatic पावर टू इन्फ्लुएंस हिज फॉलोअर्स, दैट इज पर्सनल मैग्नेटिज्म। ये देखो, पर्सनल मैग्नेटिज्म ये है कि आप में इतनी कशिश है कि आप किसी को खींच सकते हो, दिस इज योर पर्सनल पावर, और वो कशिश अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये है पर्सनल मैग्नेटिज्म। दैट अट्रैक्ट्स द सबऑर्डिनेट्स, इंस्पायर्स enthusiasm and interest toward zest for working। exist, एक जिसको हम कहते हैं एक शौक आपके वर्किंग के लिए वो क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है, और आप में एक एंथुसिज्म, एक एक इमोशन, एक जज्बात, आप में एक वलवला, एक जज्बा, वो क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कैरिज्मेटिक पावर। ये पावर बाय नेचुरल होती है। ठीक है, अच्छा, एक है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर वो है जो अल्लाह ताला ने एक इंसान के अपने कुछ स्किल और क्वालिटीज है, ठीक है, जो उन्होंने सोसाइटी से एक्वायर किया हुए है और लोग उनको जानते हैं उसी ही सलाहियतों की वजह से, तो वो रेफरेंट पावर है। या रेफरेंट पावर वो है जो इंसान की पर्सनल जात के साथ जो रिलेटेड है। ठीक है, करिश्मेटिक पावर तो वो है वो जो बाय नेचुरल आते हैं, लेकिन रेफरेंट पावर जो है ये जरूरी नहीं है कि बाय नेचर हो। ठीक है, ये भी लीडरशिप के पर्सनल पावर है। रेफरेंट पावर को हम पर्सनल पावर कहते हैं, और यही पर्सनल पावर जो है ये इफेक्ट करती है फिर बंदे की लीडरशिप को और उसकी पावर को। ठीक है, तो इट इज द रेफरेंट पावर ऑफ अ लीडर दैट ही इज रिस्पेक्टेड बेस्ड ऑन हिज गुड क्वालिटीज और एक्सपर्ट पावर और गुड डी मेनर। ठीक है, अच्छा, ये भी खत्म हो गया। अभी मेरे ख्याल में टाइम तो है, इस तरह करते हैं, एक और थीरी है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो उसको भी थोड़ा पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टम थीरी। ठीक है, ठीक है सर, पढ़ लेते हैं सर। ओके जी। अच्छा जी, अभी आप लोग को नज़र आ रहे हैं कि नहीं? स्लाइड शो हो गए?
नाइस। नहीं हुए अभी तक? ओके, चलो हो जाएंगे इंशाल्लाह अभी। ओके, अभी कंफर्म कीजिएगा। जी जी, अब ठीक। ओके जी, ओके। चलो इसको भी पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम थ्योरी, ठीक है, छोटी सी थ्योरी है, उसी दिन रह गई थी। अच्छा, सिस्टम थ्योरी जो है ये दी है लेडविक ने, ठीक है। लेडविक ने एक सिस्टम थ्योरी दी है जो कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक सिस्टम की तरह काम करना है। ये क्या है? रिडक्शनिज्म के अगेंस्ट है। ये कहता है कि जो हम छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को डिवाइड करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, तो ये इस तरह नहीं है। सिस्टम एज अ होल है, हमने इनपुट करनी है, सिस्टम के अंदर थ्रूपुट होंगी, प्रोसेस होंगी, और वो हमें आउटपुट देगी, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम थ्योरी, ठीक है, लुडविक ने दी थी, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है? ये रिडक्शनिज्म के अगेंस्ट है। जिस तरह हम स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म और गिस्टाल्ट, जिस तरह गिस्टाल्ट वाले होल पे बिलीव करते हैं और स्ट्रक्चरलिज्म वाले बिल्कुल पार्ट्स पे बिलीव करते हैं, तो इसी तरह उसी टाइप की एक चीज ये भी है, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है इस थ्योरी की? जनरल सिस्टम थ्योरी वाज proposed in the 1940s by a biologist Ludwig. It was furthered by Ross Ashby in 1964. Ludwig was reacting against both reductionism, ये देखो मैंने आप लोग को पहले भी कहा कि ये रिडक्शनिज्म को क्रिटिसाइज करता है, and attempting to revive the unity of reductionists believe that a complex system is nothing but its part. रिडक्शनिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कम्प्लेक्स सिस्टम कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको ही क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, एज अ होल हमने चीज़ों को लेना है। ये देखो, एक मुर्गी दी गई है, इट्स अ प्रॉपर सिस्टम, ठीक है। आप लोग देखो, अगर कोई भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए इसका, तो मतलब ये कि इसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए मतलब यही है कि ये क्या है, ये system organization is a system, is a whole system. System theory provide approach to understanding, analyzing and thinking about organizations. Systems theory views an organization as an organism made up of numerous parts, subsystems that must work together in harmony, ठीक है। अगर आप लोगों ने काम करना है, इफिशिएंसी लाना है, तो एज अ होल सिस्टम को चलाना है, ठीक है। इसका एक पार्ट भी खराब हो तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसके सब सिस्टम है छोटे छोटे। ये देखो, डिपार्टमेंट्स है, वर्क ग्रुप्स है, बिजनेस यूनिट्स है, फैसिलिटीज एंड इंडिविजुअल्स है, एम्प्लॉय कैन ऑल बी व्यूड एज सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब सिस्टम है। ये देखो, डिपार्टमेंट है, वर्क ग्रुप्स है, बिजनेस यूनिट्स है, फैसिलिटीज है, जितने भी उसमें यूनिट्स है, ये सारे इसके सब सिस्टम्स हैं, ठीक है। बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस रिलाइज ऑन साइनर्जी। अच्छा, साइनर्जी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। साइनर्जी हम सुपरविजन, एक है साइनर्जिक है कि साइनर्जेटिक सुपरविजन है, वो थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है। उसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उस पर एक दिन में प्रेजेंटेशन दे दूँ आप लोगों को। वो भी बहुत ही साइनर्जेटिक जो है, उस पर मैं इंशाल्लाह आप लोग को एक प्रेजेंटेशन दूंगा। कंबाइंड आउटपुट, ये देखो, मतलब आउटपुट जो होगा वो कंबाइंड इफर्ट होगा, साइनर्जी इसको कहते हैं। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सब सिस्टम, इंटर कनेक्शनिज्म, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस होंगे, सारे पार्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट। ये देखो, इन्होंने दो टाइप के कॉन्सेप्ट दिए थे। इन्होंने कहा था कि एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम वो होता है जो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है, और क्लोज सिस्टम वो होता है जो इन्वायरमेंट से बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल ही फॉर्मल होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट भी दी थी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम थ्योरी जो है वो कम्युनिकेशन होगी इसमें, ठीक है। कम्युनिकेशन मैकेनिज्म मस्ट बी इन प्लेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम टू एक्सचेंज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद इट्स एनवायरनमेंट। ये देखो, अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन जो है उसकी कम्युनिकेशन जरूरी है, जिस तरह हम लियाइजोन कहते हैं, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द सब सिस्टम। ये भी बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। अच्छा, सिस्टम, सब सिस्टम एंड सुपर सिस्टम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिस्टम है, सब सिस्टम है और सुपर सिस्टम है। सिस्टम क्या है? सिट इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट टर्न इनपुट इनटू आउटपुट थ्रू प्रोसेसिंग। ये जो सिस्टम के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स है,
जो इंटर रिलेटेड है, जो इंटर लिंक है, जो प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, उसको हम कहते हैं सिस्टम। सब सिस्टम क्या है? डू द प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग कर रही है स्पेसिफिकली, दिस इज द सब सिस्टम। सुपर सिस्टम इज द अदर सिस्टम लाइक एनवायरनमेंट। देखो ये सुपर सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट है कि सुपर सिस्टम से मुराद यहाँ पर नेडवेक ने इससे मुराद दी है कि ये एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन हो, तो मतलब ये कि वहाँ पर रिलेशनशिप होंगे, वहाँ पर नीड्स होंगे, वहाँ पर मोटिवेशन होंगे, तो वहाँ पर जो आपकी एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। और जो सिस्टम बिल्कुल क्लोज हो, जहाँ पर एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही असर ना हो, तो वो सिस्टम फिर तरक्की नहीं करेगी, और सेकंड ये कि वहाँ पर लोग मोटिवेट नहीं होंगे। अच्छा, बाउंड्रीज सेपरेट सिस्टम फॉर इट्स एनवायरनमेंट। ये तो देखो बाउंड्रीज क्या है? बाउंड्रीज ये एक फिजिकल बाउंड्रीज है। जिस तरह एक्सेस को हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बाउंड्री वॉल्स वगैरह लगे होते हैं, एक वही होते हैं। एक लिंग्विस्टिक बाउंड्री मतलब ये है कि अंदर जो है कुछ और जार्गन, जार्गन आप लोग देख रहे हो, जार्गन का मतलब है कुछ लैंग्वेज के स्पेशलाइज्ड अल्फाज होते हैं जिसको हम नहीं समझते, ठीक है, तो उसको हम जार्गन कहते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक बाउंड्री भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि अंदर माहौल जो है वहां पर लैंग्वेज कुछ और है, बाहर लैंग्वेज कुछ और है। ये लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज है। सिस्टमेटिक बाउंड्री क्या है? रूल एंड रेगुलेशन जो है, ठीक है। ये रूलिंग रेगुलेशन अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, या दो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग है। एक है साइकोलॉजिकल बाउंड्री, ये भी हो सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्ट है, कुछ जो है ओपन है, कुछ में मोटिवेशन है, कुछ में नहीं है, ठीक है। अच्छा, गोल डायरेक्टनेस। सिस्टम आर गोल ओरिएंटेड एंड एंगेज इन फीडबैक इन ऑर्डर टू मीट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फीडबैक उसमें होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हॉलिस्टिक व्यू, ये देखो हॉलिस्टिक व्यू पे फोकस करता है, मतलब एज अ होल सिस्टम को लेता है, ठीक है। इनपुट इसमें होनी चाहिए। इनपुट क्या है? जो हम एनर्जी देते हैं, जो हम फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर टीचिंग करते हैं स्टूडेंट को, जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिस इज आवर इनपुट, ठीक है। फिर वो क्या होता है? थ्रूपुट होता है, वर्क डन ऑन दीज रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो फिर हमें आउटपुट मिलता है एंट्रोम ऑफ रिजल्ट, आर एंट्रोम ऑफ इंफॉर्मेशन, आर एंट्रोम ऑफ लर्निंग। Exact or change existing in the system return to the product to the environment. Process provide a series of mechanical or chemical operation on something in order to change or preserve it, ठीक है। फिर फीडबैक हमें मिलता है। ये देखो सिस्टम है, इनपुट आउटपुट है, थ्रूपुट है, टाइम इज ड्रेनिंग, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग थॉरली, ठीक है। एक ओपन सिस्टम है, को सिस्टम है, मैंने आप लोगों को कहा था ओपन सिस्टम वो है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट है, क्लोज सिस्टम वो है बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं है एनवायरनमेंट के साथ, दिस इज क्लोज सिस्टम। स्ट्रेंथ कुछ यहाँ पर ये है, स्ट्रेंथ भी है इसमें और कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स इनफ। अच्छा, क्योस थ्योरी और ये चीज़ें तो उसी टाइम हमने थोड़ा मेरे ख्याल में पढ़ा भी था, चलो इसको किसी और टाइम। अच्छा, क्योस क्या है? साइंस ऑफ सरप्राइज है, ठीक है। साइंस ऑफ सरप्राइज मीन कि ये लॉरेंस ने दी थी। लॉरेंस जो है वो एक मैथमेटिशियन